हेलो फ्रेंड, कैसे हैं आप सब। वेलकम टू माय चैनल एग्ज़ाम एक्सप्लेन। तो फ्रेंड, आज हम अपने चैनल पर आपको दृष्टि, ये आप देख पा रहे होंगे, दृष्टि जो है घटना चक्र की ठीक है, समसामयिक दृष्टि 2022, जिसमें 1 जून से लेकर 2021 से लेकर 10 मई 2022 तक का करंट अफेयर इसमें निहित है। तो फ्रेंड, आपकी दृष्टि की कंप्लीट तैयारी क्विक रिवीजन हम करा देंगे अपने चैनल पर। तो फ्रेंड, आप बने रहिए हमारे चैनल पर। हमारे चैनल है एग्ज़ाम एक्सप्लेन। आप हमारे चैनल एग्ज़ाम एक्सप्लेन को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को दबाकर ऑल पर क्लिक कर लीजिए, जिससे कि हम जो भी वीडियो डालें इससे रिलेटेड आपको तुरंत का तुरंत मिलते जाए और आपकी तैयारी क्विकली यानी बहुत फास्ट तरीके से हो जाए। ठीक है फ्रेंड, तो चलिए हम आपको यहाँ पे घटना चक्र शुरू करते हैं, इसको एक क्विक समराइज़ करते जाते हैं। ठीक है फ्रेंड, और आपको देखना है कि ये सॉरी फ्रेंड, घटना चक्र से मतलब कि हमने इससे संबंधित 6 नियर अबाउट 6 लेक्चर डाल चुके हैं, 6 वीडियो। तो आपको हमारे चैनल पर बने रहना है, हमारे चैनल को लाइक करना है, सब्सक्राइब करना है, ठीक है, और बेल आइकन को दबाकर ऑल पर क्लिक करना है। तो चलिए फ्रेंड, स्टार्ट करते हैं। अब टाइम भी थोड़ा कम है हमारे पास, क्योंकि आपका पेपर 12 जून को होने जा रहा है, जो कि कंफर्म है। ठीक है, तो 12 जून के पेपर के कॉन्टेक्स्ट में ही हम इसका रिवीजन करेंगे और थोड़ा फास्ट करेंगे, और आपको भी हमारे साथ देखते जाना है। ठीक है, तो चीज़ें स्पष्ट हो रही होंगी यहाँ से हमारे समझ से। हमने पूरी तरह से फ्रेम में लाने की कोशिश की है इसको, वीडियो को। ठीक है, अब इसमें जो भी कमियाँ होंगी उसको बाद में देख लिया जाएगा। ठीक है, तो चलिए फ्रेंड, यहाँ से स्टार्ट करते हैं सूक्ष्म दृष्टि। और इससे पहले का जो भी पढ़ाया गया है उसको हमने ये वाला पेज जो है, उसके पहले जो भी पढ़ाया गया है हमने वीडियो बना के डाल दिया है। ठीक है, तो आप वहाँ से उसको देख सकते हैं। ठीक है फ्रेंड, तो चलिए हम यहाँ से स्टार्ट करते हैं सूक्ष्म दृष्टि से। ठीक, तो फ्रेंड, सूक्ष्म दृष्टि में एक माइक्रो लेवल पे होता है, मतलब कि एक अंदर जाके पॉइंट वाइज, ठीक है, इंपॉर्टेंट चीज़ों को देखना होता है। ठीक है, तो इससे आपकी क्या होता है, समराइज़ हो जाता है पूरा टॉपिक। ठीक है, तो चलिए इसको भी देखते चलते हैं फटाफट। 12 दिवसीय, ठीक है, 12 दिवसीय हुनर हाट का आयोजन कहाँ किया गया है? 16 से 27 अप्रैल 2022 को। ये ऐसे ये वन लाइनर है एक तरह से, इसको देखिए, ये 12 दिवसीय, ये इंपॉर्टेंट हो सकता है। हुनर हाट का आयोजन कहाँ किया गया है? 16 से 27 अप्रैल 2022 को मुंबई में। 12 दिवसीय हुनर हाट का आयोजन मुंबई में किया गया है। ठीक है, किस योजना को लोक प्रशासन में उत्कृष्टता हेतु प्रधानमंत्री पुरस्कार 2020 प्रदान किया गया? नहीं, लोक प्रशासन में, ठीक है, पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन में उत्कृष्टता हेतु प्रधानमंत्री पुरस्कार 2020 यानी 2022 प्रदान किया गया। कब? 21 अप्रैल 2022 को। ठीक है, किस योजना को? तो यह है उड़ान योजना। आपको उड़ान योजना को ध्यान में रखना है। ठीक है फ्रेंड, तो ये आपको देख लीजिए, उड़ान योजना जो है, ठीक है, उड़े देश का आम नागरिक। ठीक, दृष्टिबाधित लोगों के लिए भारत का पहला रेडियो चैनल कहाँ पर लॉन्च किया गया? यानी दृष्टिबाधित जो लोग हैं उनके लिए भारत का पहला रेडियो चैनल नागपुर में। ठीक है फ्रेंड, ये आपको देख लेना है। पूर्वोत्तर का सबसे ऊंचा राष्ट्रीय ध्वज कहाँ फहराया गया? ठीक, तो 14 अप्रैल 2022 को फहराया गया पूर्वोत्तर का सबसे ऊंचा राष्ट्रीय ध्वज मणिपुर में। ये आपको देख लेना है। ठीक, भारत का पहला स्किल इंडिया इंटरनेशनल सेंटर कहाँ लॉन्च किया गया? पहला स्किल इंडिया इंटरनेशनल सेंटर पूछ रहा है, कहाँ लॉन्च किया गया? 22 अप्रैल को लॉन्च किया गया था। कहाँ पे लॉन्च किया गया? कौशल विकास संस्थान भुवनेश्वर में। ठीक है फ्रेंड, ये हाईलाइटर से थोड़ा आपको क्लियर होता जाएगा। ठीक है फ्रेंड, अब इसमें देखिए और क्या चीज़ें हैं, थोड़ा इसको यहाँ रख दें, ये जो उड़ने ना पाए। ठीक है, हर गांव, इसमें है अगला टॉपिक, हर गांव में पुस्तकालय, हर गांव में पुस्तकालय वाला देश। ठीक है, भारत का पहला स्किल इंडिया इंटरनेशनल सेंटर कहाँ लॉन्च किया गया? यानी 22 अप्रैल को लॉन्च किया गया स्किल इंडिया सेंटर। ठीक है, भुवनेश्वर में। ये तो आपको पता चल गया। अब देखिए, हर गांव में पुस्तकालय वाला देश का पहला ज़िला कौन बन गया? यानी वो कौन सा देश है जिसके हर गांव में पुस्तकालय है? ठीक है, तो ये भी अप्रैल की ही घटना है। ठीक है, 2022 की। ठीक, तो ये है जामताड़ा, झारखंड। सॉरी, थोड़ा सा क्वेश्चन को पढ़ने में दिक्कत कन्फ्यूजन हुई है।
हर गांव में पुस्तकालय वाला देश का पहला, कौन सा देश नहीं, देश का पहला ज़िला कौन सा बना है, ठीक है। यानी भारत देश का वो कौन सा ज़िला है जिसके हर गांव में एक पुस्तकालय है, वो है जामताड़ा, झारखंड में पड़ता है, झारखंड राज्य में, ठीक है। अब नेक्स्ट पॉइंट पे चलते हैं फ्रेंड। वैक्यूम आधारित सीवरेज यानी वैक्यूम बेस्ड सीवरेज अपनाने वाला भारत का पहला शहर कौन सा है, ठीक है। आगरा, उत्तर प्रदेश, ठीक है। वैक्यूम आधारित सीवरेज, ठीक है। किस संस्था द्वारा डार्कथॉन 2022 का आयोजन किया गया, नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो, किस द्वारा डार्कथॉन 2022 का आयोजन किया गया, यानी नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो के द्वारा, एनसीबी जिसको कहते हैं शॉर्ट में, डार्कथॉन 2022 का आयोजन। डार्कथॉन ये इम्पोर्टेंट है, इसको आप देख सकते हैं, ठीक है। किस राज्य में कैंसर की रोकथाम के लिए प्रत्येक जिले में होप एक्सप्रेस की शुरुआत की जाएगी। अगला टॉपिक है 12 फरवरी 2022 को ये किया गया, ठीक है, महाराष्ट्र में, ठीक। केसर बाउल यानी सफरन बाउल परियोजना मेघालय के अलावा किस राज्य से संबंधित है, ये है अरुणाचल प्रदेश से, ठीक है। किस धाम को तीर्थ यात्रा, कायाकल्प और आध्यात्मिक विरासत योजना के अंतर्गत शामिल किया गया, पुरौना धाम, बिहार को, ठीक है, फरवरी 2022 में। हाल ही में इंडिया प्रेस फ्रीडम, चलिए फ्रेंड्स थोड़ा सा ऊपर कर लेते हैं, फ्रेम में आ जाए। हाल ही में, या आपका आ गया, हाँ ठीक। देखिए इसमें क्या है कि हाल ही में इंडिया प्रेस फ्रीडम रिपोर्ट 2021 जारी किसने किया, ठीक है, राइट्स एंड एनालिसिस ग्रुप, ठीक है। किस राज्य में उसकी पहली पवन और हाइब्रिड परियोजना की शुरुआत की गई, फरवरी 2022 में, गुजरात में, ठीक है। दक्षिण मोबुगांग को किस राज्य का पहला ODF प्लस गांव घोषित किया गया, मिजोरम, ठीक है। किस राज्य का पूछ रहा है, किस राज्य, ये इंपॉर्टेंट है, किस राज्य का पहला ODF प्लस गांव, किसको, दक्षिण मोबुगांग यानी मिजोरम राज्य में है। तो इस लाइन को पूरा आप नोट डाउन कर लीजिए या फिर नोट कर लीजिएगा, ये सारी इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं, मिजोरम राज्य में। 2-3 बार पढ़ेंगे याद हो जाएगा, इसमें कोई टेंशन वाली बात नहीं है। चलिए अगले पॉइंट पे चलते हैं। भारत का पहला ग्राफीन इनोवेशन सेंटर कहाँ स्थापित किया जाएगा, ग्राफीन इनोवेशन सेंटर यानी केरल राज्य में, ठीक है। यूपी सरकार ने किस जिले के 4 गांवों को राजस्व गांव घोषित कर दिया, 8 जनवरी 2022 को, कब किया, बहराइच जिले के 4 गांवों को राजस्व गांव घोषित कर दिया यूपी सरकार ने, उत्तर प्रदेश सरकार हमारी। पूर्वोत्तर के किन 3 राज्यों को जोड़ने वाली पहली जन शताब्दी एक्सप्रेस ट्रेन का शुभारंभ किया गया, 8 जनवरी 2022 को, कब, पूर्वोत्तर के 3 राज्य कौन से, वो असम, मणिपुर और त्रिपुरा। जल मेट्रो परियोजना वाला भारत का पहला शहर, 7 जनवरी 2022 यानी कोच्चि, जल मेट्रो परियोजना, ठीक है। केंद्रीय मंत्री डॉक्टर जितेंद्र सिंह ने कहाँ पर भारत के पहले ओपन रॉक संग्रहालय का उद्घाटन किया, ओपन रॉक संग्रहालय, ठीक है, उद्घाटन किया 6 जनवरी 2022 को हैदराबाद में, ओपन रॉक संग्रहालय का उद्घाटन हैदराबाद में किया। केंद्रीय मंत्री डॉक्टर जितेंद्र सिंह ने किन राज्यों के लिए भूकंप जोखिम मानचित्र जारी किए, 6 जनवरी 2022 को, लखनऊ तथा देहरादून के लिए, भूकंप जोखिम इसके लिए, ठीक है, 6 जनवरी 2022 को ये भी किया लॉन्च। कौन सा राज्य देश का पहला 100% LPG युक्त और धुआं मुक्त राज्य बन गया, 100% यानी पे वहाँ पे धुआं नहीं होता है, LPG सब जगह घर में, हर घर में उपयोग में लाया जाता है। जम्मू कश्मीर का पहला दूध गांव किसे घोषित किया गया, जम्मू कश्मीर का जेरी बस्ती को पहला दूध गांव घोषित किया गया, ठीक है। जम्मू कश्मीर राज्य से संबंधित क्वेश्चन भी पूछा जा सकता है क्योंकि हमेशा हाईलाइट में रहता है जम्मू कश्मीर, तो आप लोग इससे रिलेटेड क्वेश्चन को इग्नोर नहीं कर सकते, ठीक है फ्रेंड। तो अब उत्तर प्रदेश सरकार ने झांसी रेलवे स्टेशन का नाम बदलकर क्या रखने की घोषणा की, आजकल नाम बदलने की बहुत ज़्यादा प्रथा चली है, तो फ्रेंड इसको भी आप इम्पोर्टेंट में रख सकते हैं। झांसी रेलवे स्टेशन का नाम बदलकर क्या करने जा रही है यूपी सरकार, वीरांगना लक्ष्मीबाई वीरांगना के नाम से इस स्टेशन का नाम पड़ेगा, वीरांगना लक्ष्मीबाई रेलवे स्टेशन। अब झांसी स्टेशन अब से वीरांगना लक्ष्मीबाई रेलवे स्टेशन कहलाएगा, ठीक है। किस राज्य में नरेंद्र मोदी मार्ग नामक सड़क का उद्घाटन हुआ है, सिक्किम में, यह सिक्किम राज्य में, तो हमारे देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नाम से एक मार्ग का
नाम रखा गया। ठीक है, चलिए फ्रेंड अब अगले इस पे चलते हैं अपने टॉपिक पे। क्या है देश की पहला, फ्रेंड थोड़ा इसको फ्रेम में ले लेते हैं। ये देखिए, देश का पहला एलपीजी युक्त इनेबल व धुआं मुक्त प्रदेश कौन है? हिमाचल प्रदेश। तो पहले पिछले ही देखिए, किस राज्य का हाईकोर्ट देश की पहली पेपरलेस अदालत बन गई है? केरल हाईकोर्ट। किस राज्य ने महिलाओं के लिए नई नीति 2021 का अनावरण किया है? तमिलनाडु ने। पेंशन भोगियों के लिए जीवन प्रमाण पत्र के सत्यापन हेतु डिजिटल सेवा लागू करने वाला पहला राज्य कौन सा बन गया है? उड़ीसा। डिजिटल सत्यापन पत्र। ठीक है, किस राज्य ने धर्म की स्वतंत्रता के अधिकार का संरक्षण विधेयक 2021 पारित किया है? धर्म के अधिकार का संरक्षण। ठीक है, केरल। कर्नाटका बहुत ज़्यादा हाईलाइट में था। पंजाब कैबिनेट ने कहाँ पर गीता शोध संस्थान की स्थापना को मंजूरी दी है? पटियाला में। ठीक है, ईस्टर्न पेरिफेरल एक्सप्रेसवे पर पहले इंटेलिजेंट ट्रांसपोर्ट सिस्टम ITS का उद्घाटन कहाँ किया गया है? डासना। डासना कहाँ पड़ता है आपका? गाज़ियाबाद। ठीक है, 13 दिसंबर 2021 को प्रधानमंत्री मोदी ने माँ उमिया धाम विकास परियोजना की आधारशिला कहाँ पर रखी? माँ उमिया धाम, ये विकास परियोजना का नाम है। ठीक है, आधारशिला कहाँ पर रखी? 16 अहमदाबाद में। ठीक है, एकल ईंधन सेल आधारित किस राज्य एकल ईंधन सेल आधारित माइक्रोग्रिड परियोजना की शुरुआत कहाँ की गई? सिमहाद्री आंध्र प्रदेश में। देख लेना। किस राज्य सरकार ने जगन्नाथ रथ यात्रा को राज्य उत्सव घोषित किया है? पंजाब ने जगन्नाथ रथ यात्रा को राज्य उत्सव घोषित कर दिया है पंजाब सरकार ने। पंजाब में किसकी सरकार है? आम आदमी पार्टी की। वहाँ के CM कौन है? भगवंत मान। ठीक है, नागालैंड अभी करंट में है ना, 2021 में तो वही थे डॉक्टर अमरिंदर सिंह थे, उसके बाद चन्नी बनाए गए। तो नियर अबाउट हमें लगता है चन्नी उस टाइम थे वहाँ के। सॉरी फ्रेंड। नागालैंड सरकार ने कौन कौन से 3 नए जिले बनाए हैं? नागालैंड सरकार ने तोमिन्यू, न्यूलैंड और चोकोडीमा कुल 15 जिले सहित बनाए हैं। किस राज्य ने 5 ड्रोन स्कूल खोले जाएंगे? मध्य प्रदेश में। ठीक है, सरयू नहर राष्ट्रीय परियोजना का उद्घाटन कहाँ किया गया? बलरामपुर, उत्तर प्रदेश। खादी और ग्रामोद्योग आयोग KVIC के अनुसार लेह लद्दाख और जम्मू कश्मीर में उत्पन्न पश्मीना ऊन का उत्पादन अब इस राज्य में किया जाएगा। कौन से राज्य में? उत्तर प्रदेश में। अच्छा, चलिए भाई, हमारे यूपी में आ रहा है पश्मीना उद्योग। साइबर तहसील बनाने, चलिए फ्रेंड अब थोड़ा सा आगे कर लेते हैं, इसको फ्रेम में ले लें। हाँ, साइबर तहसील बनाने के प्रस्ताव को मंजूरी देने वाला भारत का पहला राज्य है मध्य प्रदेश। ऊर्जा साक्षरता अभियान प्रारंभ करने वाला राज्य कौन सा है? मध्य प्रदेश। ऊर्जा साक्षरता अभियान यानी ऊषा जिसे नाम दिया गया शॉर्ट फॉर्म में। ठीक है, मध्य प्रदेश। ये पूछ सकता है करंट अफेयर में। शहरी नदियों के सतत प्रबंधन के लिए रिवर सिटीज़ अलायंस RCA लॉन्च किया है 15 नवंबर 2021 को। किसने? जल शक्ति मंत्रालय ने। हाल ही में पुनर्निर्मित रेजांग ला स्मारक यानी जो लद्दाख में पड़ता है, ठीक है, को राष्ट्र को समर्पित किया गया 18 नवंबर 2021 को रक्षा मंत्रालय द्वारा। औसत क्षेत्र यानी फार्मास्यूटिकल के सेक्टर के पहले वैश्विक नवाचार शिखर सम्मेलन का उद्घाटन किया प्रधानमंत्री मोदी जी ने। ठीक है, भारतीय रेलवे और एवं IRCTC ने पहला पॉड होटल शुरू किया है 17 नवंबर 2021 को। कहाँ? मुंबई सेंट्रल रेलवे स्टेशन पे 17 नवंबर 2021 को IRCTC ने पहला पॉड होटल ये इम्पोर्टेंट है। ठीक है, देश का सर्वश्रेष्ठ समुद्री जिला घोषित किया गया। सर्वश्रेष्ठ समुद्री जिला कहाँ? बालासोर, जो कि उड़ीसा राज्य में पड़ता है। ठीक है, भारत के पहले खाद्य सुरक्षा संग्रहालय का उद्घाटन किया गया 15 नवंबर 2021 को तंजावुर, जो कि उड़ीसा में तमिलनाडु में पड़ता है तंजावुर। ठीक है, बालासोर पड़ता है उड़ीसा में, तंजावुर पड़ता है तमिलनाडु में। वह स्थान जहाँ पर भारत की पहली घास संरक्षिका का उद्घाटन किया गया। रानीखेत कहाँ पड़ता है? अल्मोड़ा, उत्तराखंड। ठीक, भारत में विश्व के लोगों को भारत की समृद्ध सांस्कृतिक विरासत का दर्शन कराने के उद्देश्य से रेल मंत्रालय द्वारा प्रारंभ ट्रेन कौन सी है? भारत गौरव ट्रेन।
ठीक है। 23 कब ये प्रारंभ की गई? 23 नवंबर 2021 को, ठीक है। ये है 23 नवंबर 2021 को प्रारंभ की गई। चलिए फ्रेंड, ये वाला पेज पूरा काम हो गया है। अब हमको नेक्स्ट पेज पे चलना है, थोड़ा सा फास्ट अब हमको देखना है, ठीक है। विधिक परिदृश्य, अब यहाँ पे आपका फ्रेम में आ जाए, ये देखिए विधिक परिदृश्य, इसमें देखना है हमको और थोड़ा इसको जल्दी जल्दी देखते जाना है। इसमें हाईलाइटर की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, हमको लगता है इससे ही काम बन जाएगा हमारा। चलिए फ्रेंड, विधिक परिदृश्य भी देख लेते हैं जल्दी से एक बार सरसरी नज़र से। क्या है इसमें इम्पोर्टेंट चीज़ें? रक्षा अधिग्रहण प्रक्रिया 2020 में संशोधन, ठीक है। और रक्षा डिफेंस से रिलेटेड है। रक्षा क्षेत्र में मेक इन इंडिया और आत्मनिर्भरता को बढ़ावा देने हेतु 25 अप्रैल 2022 को रक्षा अधिग्रहण प्रक्रिया या डिफेंस एक्विजिशन प्रोसीजर DAP 2020 में संशोधन किया गया। अब इसमें इंपॉर्टेंट फैक्ट क्या है निकल कर आ रहा है, थोड़ा इसको भी देख लेते हैं एक बार जल्दी से। हाँ, इस संशोधन हेतु घरेलू उद्योग को 100 करोड़ रुपए से अधिक की लागत से के अधिग्रहण के लिए इंटीग्रिटी पैक बैंक गारंटी नहीं देनी होगी। यानी इंटीग्रिटी पैक बैंक की गारंटी जो IPBG जो होता था, जो दिया जाता था, वो 100 करोड़ से अधिक की लागत के अधिग्रहण के लिए अब इंटीग्रिटी पैक बैंक गारंटी नहीं देनी होंगी। घरेलू उद्योग पर वित्तीय बोझ को कम करने हेतु IPBG छूट वित्त मंत्रालय की सिफारिशों पर है। IPBG की बजाय 100 करोड़ रुपए से अधिक के सभी अधिग्रहण मामलों के लिए बयाना राशि जमा को सुरक्षा राशि के रूप में लिया जाएगा, यानी अर्नेस्ट मनी डिपॉजिट। बयाना राशि को बोलते हैं इंग्लिश में अर्नेस्ट मनी डिपॉजिट, EMD, ठीक है, सुरक्षा राशि के रूप में लिया जाएगा, ठीक है। रक्षा अधिग्रहण 2020 की इनोवेशन फॉर डिफेंस एक्सीलेंट IDEX पद्धति के तहत खरीद प्रक्रिया को सरल बनाया गया है। इसके साथ ही सरलीकरण के साथ AON के अनुदान किससे अनुबंध पर हस्ताक्षर करने में लगने वाला समय घटकर 22 सप्ताह हो जाएगा, ठीक है। अब 22 सप्ताह हो जाएगा इस समय, जो इसके अनुबंध पर हस्ताक्षर करने के बाद लगने वाला समय जो है 22 सप्ताह हो जाएगा। मेक सेकंड क्या है? मेक सेकंड प्रक्रिया में समय सीमा को मौजूदा कुल समय अवधि 122 से 180 सप्ताह से 122 से लेकर 180 सप्ताह थी, जिसे घटाकर अब 101 से 109 सप्ताह तक कर दिया जाएगा, ठीक है। तो इसमें कोई ज़्यादा इम्पोर्टेंट नहीं है, आप EMD ये जान लीजिए, बयाना राशि को सुरक्षा राशि के रूप में लिया जाएगा। अब इंटीग्रिटी IPBG जो है इसको नहीं देनी होगी, ठीक है। इंटीग्रिटी पैक बैंक गारंटी, ठीक है। चलिए फ्रेंड, अब अगले टॉपिक पे चलते हैं, अपने निधि नियम, ठीक है। थोड़ा जल्दी से इसको भी देख लेते हैं, एक बार फ्रेम ले लें। हाँ, 20 अप्रैल 2022 को कारपोरेट मामलों के 20 अप्रैल 2022 को कारपोरेट मामलों के मंत्रालय ने निधि कंपनियों को नियंत्रित करने वाले निधि नियम, ठीक है, निधि नियम यानी निधि रूल्स 2014 में संशोधन किया, जिसके तहत निधियों के रूप में कार्य करने के इच्छुक सार्वजनिक कंपनियों को जमा स्वीकार करना शुरू करने से पहले केंद्र सरकार से पूर्व घोषणा प्राप्त करना अनिवार्य होगा। अब इसमें इम्पोर्टेंट फैक्ट क्या है कि अब जो निधि कंपनियों को नियंत्रित करने के लिए निधि नियम बना दिया 2014 में, अब उसमें संशोधन किया था, जो 2014 का था, उसमें संशोधन करके 20 अप्रैल 2022 को कारपोरेट मामलों के मंत्रालय ने निधि कंपनियों को नियंत्रित करने वाले निधि नियम को, जो कि 2014 में बना था, उसको संशोधन किया, जिसके तहत निधियों के रूप में कार्य करने के इच्छुक सार्वजनिक यानी पब्लिक सेक्टर की कंपनियों को जमा स्वीकार करना शुरू करने से पहले केंद्र सरकार से पूर्व घोषणा प्राप्त करना अनिवार्य होगा। जरूरी होगा केंद्र सरकार से पहले उसकी पूर्व घोषणा पत्र, ठीक है, पूर्व घोषणा प्राप्त करना अनिवार्य हो गया। समझ रहे हैं मेरी बात? तो अब मतलब उन्हें पब्लिक सेक्टर की कंपनियों को अगर कुछ भी निधि जमा करनी होगी तो उन्हें पहले गवर्नमेंट से इसका अप्रूवल लेना होगा। समझ गए ना? तो चलिए अब आगे बढ़ते हैं, जब समझ गए हैं तब तो कोई बात ही नहीं। इसमें इम्पोर्टेंट फैक्ट क्या है, जैसा इसको देख लेते हैं एक बार जल्दी से। निधि कंपनी गैर बैंकिंग वित्तीय कंपनी जैसे NBFC हैं, ठीक है। और उसके बाद आप देख लेते हैं क्या आता है। इन कंपनियों का मुख्य व्यवसाय उधार लेना और अपने सदस्यों के बीच पैसा उधार देना। इसके अतिरिक्त 10 लाख रुपए की शेयर पूंजी के साथ निधि कंपनी के रूप में गठित फर्म को खुद को निधि घोषित करने के लिए न्यूनतम 200 की सदस्यता के साथ NDH फॉर्म के जरिए आवेदन करना होगा, ठीक है।
एनडीएस फॉर्म क्या है अब वो तो आपको डिटेल में जानने पर पता चलेगा। आपको यहाँ पे बस खाली घटनाक्रम देख लेना है जल्दी से, ठीक है। ऐसी कंपनियों को शुद्ध स्वामित्व वाला कोष यानी नेट ओन्ड फंड गठन के 120 दिन के अंदर 20 लाख रुपए होना चाहिए, ठीक है। समय पर निपटान के लिए संशोधित नियमों में यह भी प्रावधान किया गया है कि यदि एनडीएस फॉर्म में कंपनियों द्वारा आवेदन प्राप्त होने के 45 दिनों के भीतर केंद्र सरकार द्वारा कोई निर्णय नहीं दिया जाता तो मंजूरी को स्वीकृत माना जाएगा। यद्यपि यह उन कंपनियों पर लागू होगा जो निधि संशोधन नियम 2022 के बाद निगमित होंगी, ठीक है। जो निधि संशोधन यह नियम उन पर लागू होगा जो निधि संशोधन नियम 2022 के बाद निगमित होगी, ठीक है। उसके पहले की कंपनियों पर नहीं होगी, यानी कि यह नियम भूतलक्षी विधान नहीं है, ठीक। गौरतलब इसमें क्या है कि कंपनी अधिनियम 1956 के तहत एक निधि या म्यूचुअल बेनिफिट कंपनी अधिनियम कब बना था? 1956, ठीक है। तो एक निधि या म्यूचुअल बेनिफिट सोसाइटी का अर्थ एक ऐसी कंपनी है जिसे केंद्र सरकार ने अधिसूचना द्वारा आधिकारिक राजपत्र में निधि या म्यूचुअल बेनिफिट सोसाइटी घोषित किया है, ठीक है। दिल्ली नगर निगम संशोधन अधिनियम 2022, ठीक है। अब इसको जल्दी से देख लेते हैं। दिल्ली नगर निगम अधिनियम 2022, क्योंकि सरकार ने थोड़ा सा इसमें चेंज किया है, ये आपके लिए इंपॉर्टेंट हो सकता है। दिल्ली नगर निगम संशोधन विधेयक द दिल्ली म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन अमेंडमेंट बिल 2022 30 मार्च 2022 को लोकसभा में और 5 अप्रैल 2022 को राज्यसभा में पारित कर दिया गया। 18 अप्रैल 2022 को राष्ट्रपति की सहमति भी हो गई, यानी इस पर सिग्नेचर हो गई, ये अधिनियम बन गया, ठीक है। दिल्ली नगर निगम संशोधन अधिनियम 2022 पहले 5 अप्रैल 2022 को राज्यसभा, पहले 30 मार्च को लोकसभा में पारित किया गया और फिर उसी में फिर 5 अप्रैल को 2022 को राज्यसभा में 5 अप्रैल को राज्यसभा में पारित कर दिया गया। 18 अप्रैल को राष्ट्रपति की इसमें सहमति हो गई और ये एक अधिनियम यानी विधेयक से अधिनियम या कानून बन गया, ठीक है। चलिए फ्रेंड, इसमें देख लेते हैं इंपॉर्टेंट फैक्ट क्या क्या है। अधिनियम दिल्ली नगर निगम अधिनियम 1957 में संशोधन करता है। ये अधिनियम जो है वो दिल्ली नगर निगम अधिनियम 1957 में जो बना था उसमें संशोधन करता है। क्या है कि वर्ष 1957 के अधिनियम को वर्ष 2011 में दिल्ली विधानसभा ने संशोधित किया था। 1957 के जो अधिनियम था उसको वर्ष 2011 में ही दिल्ली की विधानसभा में संशोधित किया था। उपरोक्त संशोधन के तहत दिल्ली नगर निगम को 3 हिस्सों उत्तरी दिल्ली, दक्षिणी दिल्ली और पूर्वी दिल्ली में बांटा गया था। उपरोक्त जो संशोधन हुआ था कब? 2011 में। 2011 के संशोधन में क्या किया गया था? दिल्ली नगर निगम को 3 हिस्सों में यानी ऊपरी दिल्ली 1, दक्षिणी दिल्ली 2 और पूर्वी दिल्ली 3 हिस्सों में बांट दिया था। गौरतलब इसमें क्या है कि अधिनियम 2022 तीनों निगमों को एकजुट करता है। अब ये नया संशोधन अधिनियम जो बना है 2022 30 मार्च 2022 के जो लोकसभा में 5 अप्रैल को जो राज्यसभा में पारित हुआ और 18 अप्रैल को राष्ट्रपति की सहमति के बाद ये कानून बन गया, ठीक है। इस नए कानून जिसे दिल्ली नगर निगम दिल्ली अधिनियम 2022, ठीक है। अब इसमें गौरतलब है कि अधिनियम 2022 तीनों निगमों को एकजुट करता है और जिसे दिल्ली नगर निगम के नाम से ही जाना जाएगा, यानी पूर्वी दिल्ली, पश्चिमी दिल्ली और पूर्वी दिल्ली, दक्षिणी दिल्ली और कौन सी एक दिल्ली थी? पूर्वी दिल्ली नगर निगम, पश्चिमी दिल्ली नगर निगम, पूर्वी दिल्ली और उत्तरी दिल्ली, पता नहीं क्यों बहुत जमाई आ रही, फ्रेंड। उत्तरी दिल्ली, दक्षिणी दिल्ली और पूर्वी दिल्ली है, ठीक है। चलिए फ्रेंड, अब आगे देख लेते हैं। अधिनियम 2022 निम्नलिखित प्रमुख मामलों में फैसला सुनाने का अधिकार दिल्ली सरकार से हस्तांतरित करके केंद्र सरकार को अब सौंपता है। ये अधिनियम 2022 जो बना है नया संशोधन, ये निम्नलिखित प्रमुख मामलों में फैसला सुनाने का अधिकार दिल्ली सरकार को जिसमें था पहले, तो अब दिल्ली सरकार से ट्रांसफ़र करके केंद्र सरकार को सौंप दिया है, ठीक है। चलिए देख लेते हैं उसमें क्या क्या किया है, कौन कौन से अधिकार थे। पार्षदों की कुल और अनुसूचित जाति के सदस्यों हेतु आरक्षित सीटों की संख्या, ठीक। दूसरा, निगम के क्षेत्र को जोन्स और वार्ड्स में बांटना, 2। और तीसरा, वार्ड्स का परिसीमन करना, 3। और नेक्स्ट पेज पे चलते हैं तब आगे भी देख लेते हैं। हाँ, इसके साथ ही निगमों में सीटों की कुल संख्या 250 से अधिक न होने का प्रावधान होगा, ठीक है। और इसमें साथ ही अधिनियम स्थानीय निकाय, साथ ही यह अधिनियम सदा
अधिनियम स्थानीय निकायों के निदेशक के प्रावधान को भी हटाता है। ठीक है, स्थानीय निकाय के निदेशक के प्रावधान को, डायरेक्टर जो होते हैं उनके प्रावधान को भी हटा रहा है। ठीक है, दंड प्रक्रिया शिनाख्त अधिनियम 2022। ठीक है, दंड प्रक्रिया यानी शिनाख्त विधेयक, द क्रिमिनल प्रोसीजर आइडेंटिफिकेशन बिल 2022 4 अप्रैल 2022 को लोकसभा और 6 अप्रैल 2022 को राज्यसभा। ऐसे कथन कारक में पूछ लेगा कि लोकसभा में कब ये पारित हुआ, दंड प्रक्रिया शिनाख्त अधिनियम 2022 है, लोकसभा में कब पारित हुआ, या फिर पूछ लेगा अलग से राज्यसभा में कब पारित हुआ, तो वो डेट आपको आगे पीछे मिसमैच करके दिया रहेगा, तो आपको सही क्लिक करना है। राज्यसभा में 6 अप्रैल 2022 को पास हुआ था। ठीक है, और 18 अप्रैल को इसको राष्ट्रपति को मंजूरी भी मिल गई थी। ठीक है, अब इसमें वर्ड फैक्ट देख लेते हैं। जब मंजूरी मिल गई तो यह कानून बन गया। ठीक है, अब देखते हैं यह अधिनियम बंदी शिनाख्त अधिनियम है। बंदी शिनाख्त तो हम भी समझ रहे हैं 1920 का स्थान लेगा, नया वाला अधिनियम दंड प्रक्रिया शिनाख्त अधिनियम 2022 1920 का अधिनियम का शिनाख्त वो क्या स्थान लेगा। बंदी शिनाख्त अधिनियम आइडेंटिफिकेशन ऑफ प्रिजोनर एक्ट 1920 का स्थान लेगा। बॉक्स में देख लेते हैं फ्रेंड, क्योंकि बॉक्स थोड़ा इंपॉर्टेंट ज़्यादा होता है इसका। सॉरी फ्रेंड, चलिए बॉक्स देख लेते हैं जल्दी से। वर्ष 1920 का अधिनियम और 2022 को जो संशोधित अधिनियम है परिवर्तित, उसमें क्या क्या है, कैसा डाटा जमा किया जा सकता है, उंगलियों के निशान एवं पैर के छाप शामिल है इसमें। ठीक है, 1920 के अधिनियम में। और इसमें क्या है, हथेलियों की छाप, आइरिस, रेटिना स्कैन, दस्तखत, लेखन, बायोलॉजिकल सैंपल, खून, सीमन, बाल और उनका विश्लेषण, उंगलियों के निशान, पैर के छाप और फोटोग्राफ भी शामिल होंगे। यानी ये सब चीज़ें तो पहले वाली ही थी। उसके साथ साथ बायोलॉजिकल सैंपल, जिसमें बायोलॉजिकल सैंपल में खून, उसका सीमन और बाल, उसका विश्लेषण। ठीक है, लेखन के कैसे राइटिंग लिखता था, दस्तखत यानी कैसे सिग्नेचर करता था बंदा। ठीक है, तो अब अगर कोई आरोपी होगा जो उसको लाया जाएगा तो उससे उसको आइडेंटिफिकेशन के लिए पुलिस जो है उससे ये पूरा 1920 के अधिनियम जो थी, यानी कि उंगलियों के निशान, पैर के अंगूठे का निशान, उंगलियों के निशान, पैर के अंगूठे का निशान, पैर की छाप, ये सब लेती थी। तो अब उसमें इसके साथ साथ फोटोग्राफ भी रहेगा और ये भी रहेगा हथेलियों की छाप, आइरिस, रेटिना स्कैन, ये सब चीज़ें भी रहेंगी। ठीक है, चलिए अब किन व्यक्तियों के डाटा जमा किए जा सकते हैं। एक या उससे अधिक वर्ष के कठोर कारावास के दंडनीय अपराध के लिए दोषी ठहराए गए गिरफ्तार व्यक्ति के लिए ही डाटा स्टोर किए जा सकते हैं। ठीक है, दूसरा, ये 1920 के अधिनियम में था। ऐसे व्यक्ति जिन्हें अच्छा व्यवहार करने या शांति बनाए रखने के लिए सिक्योरिटी जमा कराने का आदेश दिया गया है। ठीक है, मजिस्ट्रेट आपराधिक जांच में मदद के लिए किसी गिरफ्तार के डाटा लेने के आदेश दे सकता है। ठीक है, जो मजिस्ट्रेट होगा, डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट यानी कि न्यायिक मजिस्ट्रेट जो होगा, उसके पास ये अधिकार होंगे। चलिए फ्रेंड आगे देख लेते हैं। इसमें 2022 के जो परिवर्तित अधिनियम बना है, संशोधन हुआ है, उसमें देखिए क्या क्या है। अपराधी या किसी मामले में गिरफ्तार व्यक्ति, हालांकि सिर्फ ऐसे व्यक्ति से ही ज़बरदस्ती बायोलॉजिकल सैंपल लिए जा सकते हैं जिसने किसी महिला या बच्चे के साथ अपराध किया हो। ऐसा कोई अपराध जिसने न्यूनतम 7 वर्ष की कैद हुई हो, जब न्यूनतम 7 वर्ष की कैद हुई होगी तभी इसमें ले सकते हैं। ठीक है, उसके आइडेंटिफिकेशन के लिए कि फ्यूचर में कोई अपराध न करे, तो उसको कैसे आइडेंटिफाई करेंगे। तो किसी निवारक निरोधक कानून के अंतर्गत हिरासत में लिया गया व्यक्ति। ठीक है, अच्छा, यानी कि निवारक निरोधक, ठीक है, कानून के अंतर्गत हिरासत में लिया गया, मतलब कि जैसे देश के खिलाफ़ कोई योजना बना रहा हो या कोई बहुत बड़ा क्रिमिनल हो, हाँ, ऐसी कोई स्मगलिंग वगैरह के कार्य में संलिप्त हो। ठीक है, जिससे हमारे देश की आर्थिक रूप से और सामाजिक रूप से हर तरह से नुकसान होने की संभावना हो, तो उसके मद्देनज़र उसका आईडी स्टोर किया जा सकता है। ठीक है, तो अब फ्रेंड अगला पॉइंट देख लेते हैं। राष्ट्रीय अपराध रिकॉर्ड ब्यूरो एनसीआरबी आंकड़े बनाए रखने हेतु एक केंद्रीय एजेंसी होगी, यानी कि इसका केंद्रीय एजेंसी एनसीआरबी होगी। एनसीआरबी आंकड़ों को कानून प्रवर्तन एजेंसियों के साथ साझा करेगी। एनसीआरबी जो होगी ये डेटा को अपने कानून के जो लागू करने वाली एजेंसियाँ होंगी, जैसे कि सीबीआई हुआ, आईडी हुआ और सीबीसीआईडी हुआ, आईबी, जितने भी खुफिया विभाग हुआ और जो भी जिनको भी
जैसे NIA हुआ, इन लोग के साथ साझा करेगी। चलिए फ्रेंड, ठीक है, NCR बैकवर्ड ठीक साझा करेगी। एकत्र किए गए डाटा को 75 वर्षों तक स्टोर किया जाएगा, रखा जाएगा, यानी जब तक व्यक्ति जिंदा है। हो सकता है कोई क्राइम कर सके, मतलब कि यह है कि प्रिकॉशन इज़ बेटर देन क्योर, यानी कि अगर व्यक्ति की पहचान हो जाएगी तो टेररिज्म, नक्सलिज्म, ये सब चीज़ें में थोड़ा अंकुश लगेगा। और अब यहाँ क्रिमिनलिज्म एक जो नई एजम्पशन परिकल्पना बनी है, उसमें भी कमी आएगी। ठीक है, आजकल क्राइम तो एक फैशन भी होता जा रहा है। चलिए फ्रेंड, संविधान और अनुसूचित संविधान में अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति आदेश में संशोधन किया गया है, अधिनियम 2022। ठीक है, क्या है संविधान? अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति आदेश संशोधन विधेयक, द कॉन्स्टिट्यूशन शेड्यूल कास्ट एंड शेड्यूल ट्राइब्स ऑर्डर्स अमेंडमेंट बिल 2022 को 30 मार्च 2022 को राज्यसभा, 5 अप्रैल 2022 को लोकसभा द्वारा पारित किया गया। 8 अप्रैल को राष्ट्रपति की मंजूरी के पश्चात इस विधेयक को अधिनियम के रूप में अधिसूचित किया गया। इसमें इंपॉर्टेंट फैक्ट क्या फ्रेंड देख लेते हैं। यह अधिनियम निम्नलिखित संशोधन करता है। क्या? संविधान, अनुसूचित जातियाँ, जो संविधान के तहत अनुसूचित जातियाँ आदेश 1950 SC आदेश, और संविधान में जो अनुसूचित जनजातियों के बारे में लिखा है आदेश 1950 ST आदेश। ठीक है, अधिनियम के तहत झारखंड की SC सूची में से भोक्ता समुदाय को निकालकर राज्य की ST सूची में डाला गया है। ठीक है, इस अधिनियम के तहत जो बना है अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति संशोधन अधिनियम 2022, इसके तहत झारखंड राज्य की SC सूची में, सिविल कास्ट की सूची में, शेड्यूल कास्ट की सूची में भोक्ता जनजाति जो है समुदाय है, उसको निकाल करके वो उनको SC की कैटेगरी से निकाल करके राज्य सरकार की ST की कैटेगरी में शामिल किया गया। ठीक है, इसके साथ ही फ्रेंड ये भी देख लीजिए इंपॉर्टेंट क्या है अगले पॉइंट में। झारखंड में ST सूची में कुछ समुदायों को शामिल करने हेतु ST आदेश की अनुसूची में संशोधन करता है। ठीक है, ये समुदाय कौन से हैं? देशवारी, गंजू, दौलतबंदी, पटबंदी, राउत, माझिया, खैरी, तमरिया जिसे बोलते हैं, और पुरान है। ये सब जनजाति हैं, इनको ST में शामिल करने के क्या है अनुमति पर, मतलब इनको ST आदेश की अनुसूची में संशोधन करता है ताकि ये इन लोगों को इसमें शामिल कर ले। ठीक है, चलिए फ्रेंड अगले टॉपिक पे चलते हैं। फट से एक बार देख लेते हैं। हाँ, संविधान आदेश संशोधन अधिनियम 2022, संविधान यानी अनुसूचित जनजाति आदेश संशोधन विधेयक 2022 28 मार्च को लोकसभा में, 6 अप्रैल को राज्यसभा द्वारा पारित किया गया। 18 अप्रैल को राष्ट्रपति की मंजूरी यानी सहमति प्राप्त हुई। इसमें इंपॉर्टेंट फैक्ट क्या है? अधिनियम 2022 क्या कहता है? संविधान अनुसूचित जनजाति आदेश 1950 में संशोधन करता है ये। ठीक है, इसमें ध्यान देने वाली बात क्या है कि संविधान में अनुसूचित जनजाति आदेश 1950 विभिन्न राज्यों के केंद्र शासित प्रदेशों में अनुसूचित जनजातियों एवं आदिवासी समुदायों को निर्दिष्ट करता है। नवीनतम अधिनियम द्वारा वर्ष 1950 के आदेश के अनुसूची के भाग 15 में संशोधन किया गया है। ठीक है, भाग 15 त्रिपुरा में अनुसूचित जनजातियों को निर्दिष्ट करता है। ठीक है, भाग 10 और 5 15। ठीक है, X का 10 होता है, V का 5 होता है, यानी 15 त्रिपुरा में अनुसूचित जनजातियों को निर्दिष्ट करता है। नवीनतम अधिनियम के द्वारा त्रिपुरा में अनुसूचित जनजातियों की सूची में कुकी जनजाति की उपजाति के रूप में दारलोंग समुदाय को शामिल किया गया है। कुकी जनजाति की उपजाति यानी सब ट्राइब के रूप में दारलोंग समुदाय को शामिल किया गया। ठीक है, ये त्रिपुरा राज्य के संबंधित है। ठीक है, अब हम आगे देख लेते हैं फ्रेंड। थोड़ा सा देखते हैं नेक्स्ट पेज पे क्या है। संविधान अनुसूचित जातियाँ, ये थोड़ा पॉलिटिक्स से ही रिलेटेड कोई इसमें टॉपिक हैं, तो इसको जल्दी देखते जाना है। इसमें ज़्यादा कुछ ध्यान न तो देने लायक है, ना तो इम्पोर्टेंट है, और जो इम्पोर्टेंट होगा हम अंडरलाइन कर देंगे। संविधान में अनुसूचित जनजातियों के संदर्भ में क्या है? आदेश दूसरा संशोधन विधेयक 2022 में फिर किया गया। संविधान अनुसूचित जातियाँ अनुसूचित जनजातियाँ आदेश दूसरा संशोधन विधेयक लाया गया 1 अप्रैल
1 अप्रैल 2022 को लोकसभा में पारित किया गया है। ठीक है, पारित भी हो गया है। इसमें इम्पोर्टेंट फैक्ट क्या है, यह विधेयक संविधान उत्तर प्रदेश आदेश 1967 का आदेश कौन है, ST आदेश, और संविधान के अनुसूचित जातियाँ आदेश 1950 SC आदेश में उत्तर प्रदेश से संबंधित प्रावधानों को संशोधन करता है। उत्तर प्रदेश संबंधित जो भी बातें हैं उनको ध्यान से देखिए, क्योंकि उत्तर प्रदेश का ही पेपर आप 12 जून को देने जा रहे हैं। ठीक है, विधेयक अनुसूचित जाति SC आदेश में संशोधन करता है क्या है, निम्नलिखित 4 जिलों में गोंड समुदाय को SC सूची से हटाया गया जा सके, चंदौली, कुशीनगर, संत कबीरनगर और संत रविदास नगर। ठीक है, ये इन जिलों में गोंड समुदाय को SC सूची से हटाया जा सके। चंदौली एक हो गया, कुशीनगर में जो भी गोंड समुदाय के लोग होंगे, संत कबीरनगर और संत रविदास नगर। ठीक है, इन सब जगह पे जो भी गोंड समुदाय होंगे उनको हटाया जा सके SC कैटेगरी से। ठीक है, विधेयक इन 4 जिलों, ये 4 जिला इम्पोर्टेंट है भाई, संत कबीरनगर यानी जो मगहर है, और संत रविदास नगर यानी इसको भदोही भी बोलते हैं, भदोही। भदोही आप जानते ही होंगे, कालीन नगरी के नाम से फेमस है। ठीक है, अनुसूचित जनजाति ST तौर पर मान्यता देने हेतु ST आदेश में संशोधन करता है। ठीक है, विधेयक इन 4 जिलों में गोंड समुदाय को अनुसूचित जनजाति के तौर पर मान्यता देने हेतु ST आदेश में संशोधन करता है। इन सब जिलों में अब इसको SC से निकाल के ST में डाला जाएगा। ठीक है, निर्वाचन विधि संशोधन अधिनियम। ठीक है फ्रेंड, अब इसको देख लेते हैं थोड़ा, निर्वाचन विधि क्या है। निर्वाचन विधि संशोधन अधिनियम 2021 में क्या है, निर्वाचन विधि या चुनाव कानून संशोधन विधेयक 2021 जो आया है 20 दिसंबर 2021 को लोकसभा द्वारा, अब 20 दिसंबर 2021 को लोकसभा के द्वारा, और 21 दिसंबर 2021 को राज्यसभा के द्वारा पारित कर लिया गया। ठीक है, और 29 दिसंबर को राष्ट्रपति की सहमति भी मिल गई। ठीक है, तो यानी कानून बन गया, 2021 की बात है। अब इम्पोर्टेंट फैक्ट देख लेते हैं। इस अधिनियम के जरिए जन प्रतिनिधित्व अधिनियम 1950 और जन प्रतिनिधित्व अधिनियम 1951 में संशोधन किया गया, यानी 2 जन प्रतिनिधित्व अधिनियम में संशोधन किया गया 1950 और 1951 में। अधिनियम 2021 का उद्देश्य आधार को वोटर ID से जोड़ने के माध्यम से दोहरे नामांकन के खतरे को रोकना है। इसके साथ ही पत्नी शब्द को पति/पत्नी से में संशोधन किया गया ताकि इसको लिंग तटस्थ बनाया जा सके। अधिनियम 2021 के तहत 18 वर्ष की आयु मत देने के लिए पार कर चुके युवा को एक कैलेंडर वर्ष में 4 बार यानी 1 जनवरी, 1 अप्रैल, 1 जुलाई और 1 अक्टूबर को अपना नामांकन कराने का मौका मिलेगा, जो पहले सिर्फ वर्ष में एक बार ही 1 जनवरी था। यानी कि अगर जिनकी 18 वर्ष आयु हो गई है जिन युवाओं की, वो अब मत देने के लिए अपना 1 साल में एक कैलेंडर वर्ष में 4 बार, यानी पहले 1 जनवरी को ही था कि 1 जनवरी को ही आप करा सकते हैं एंट्री, लेकिन अब 1 जनवरी, 1 अप्रैल, 1 जुलाई और 1 अक्टूबर में, यानी इन 4 महीनों में अपना नामांकन कराने का मौका मिलेगा, जो सिर्फ एक ही बात था। ठीक है, तो चलिए अच्छी चीज़ है। अब ये 1 जुलाई किन 4 हो सकता है, ये भी पूछ सकता है, लेकिन कोई बहुत ज़रूरी नहीं है। ठीक है, स्वापक औषधि और मन प्रभावी संशोधन अधिनियम 2021। स्वापक औषधि और मन प्रभावी संशोधन विधेयक 13 दिसंबर 2021 को लोकसभा में और 20 दिसंबर 2021 को राज्यसभा में पारित किया गया। ये देख लीजिए आप फ्रेम, ये नीचे ला दिए हैं। 29 दिसंबर 2021 को राष्ट्रपति की स्वीकृति के पश्चात ये विधेयक अधिनियम बन गया। वर्ष भर क्या 2021 NDPS अधिनियम 1985 में संशोधन करता है, और साथ ही अधिनियम स्वापक औषधि और मन प्रभावी अध्यादेश 2021 का स्थान लेता है। इसमें ध्यान देने वाली बात क्या है, वर्ष 2014 के संशोधित अधिनियम में प्रारूपण त्रुटि को सही करने के उद्देश्य से NDPS संशोधन अध्यादेश लाया गया था। प्रारूपण त्रुटि के तहत अधिनियम में अवैध गतिविधियों की परिभाषा बताने वाला क्लास नंबर बदल गया। ठीक है, तीसरा क्या है, उस सेक्शन के नंबर को नहीं बदला गया जिसमें अवैध गतिविधियों को वित्तपोषित करने की सज़ा बताई गई थी, और इसमें अधिनियम में सज़ा वाले सेक्शन में संशोधन किया गया है। साथ ही उसमें पुराने क्लास नंबर की जगह नए क्लास नंबर जोड़ा गया। इसके साथ ही यह संशोधन 1 मई 2014 से प्रभावी माना जाएगा, अर्थात जब वर्ष 2014 के संशोधन प्रभावी हुए थे। इसमें मालूम यह हो कि जून 2021 में त्रिपुरा उच्च न्यायालय द्वारा इस विसंगति को चिन्हित किया गया। ठीक है, त्रिपुरा उच्च न्यायालय द्वारा। ये पॉलिटिकल थोड़ा न्यूज़ है जो कि घटनाक्रम हुए हैं हाल फिलहाल में, इनके बारे में। ठीक है, थोड़ा डिटेल में इसको बता रहे हैं इसलिए, ताकि इन चीज़ों का आप अगर याद रखेंगे तो आगे आपको
अगर कोई भी पेपर देंगे, मान लीजिए पीसीएस के बाद लेखपाल का होगा और भी पेपर होगा आपके लिए, तो इन चीज़ों को एक साल का पूरा कॉम्पैक्ट रूप में आपका करंट अफेयर है, तो एक बार इसको देख ही लेना है आपको पूरा। उसके साथ ही साथ आप देखे होंगे, या तो आप मंथली लेते होंगे, चाहे दृष्टि की लेते हों, चाहे उसकी पत्रिका दर्पण की लेते हों, तो जो भी लेते रहे होंगे उसको भी आप मार्क किए होंगे, नोट डाउन किए होंगे, तो उसमें भी देखिएगा, इसको भी देखिएगा, और दोनों को जो कंपेयर कर लीजिएगा, जो इम्पोर्टेंट होगा उसमें उसको नोट डाउन करके अपना तैयारी को धार दीजिएगा। ओके फ्रेंड, वीडियो कैसा लगा? अगर आपको वीडियो पसंद आया तो इसको लाइक कीजिए, चैनल पर नया हो तो इसको सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन पर प्रेस करके ऑल पे क्लिक कीजिए, ठीक है। तो फ्रेंड मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, ठीक है। ओके फ्रेंड, बाय बाय, टेक केयर, जय हिंद, जय भारत।